हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं दिशा स्वागत करती हूँ आपके अपने ही परिवार फिजिक्स गुरु में, जहाँ हम पढ़ रहे हैं बीएससी के लिए केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री हमारी चल रही है 4th सेमेस्टर के लिए। तो 4th सेमेस्टर में हमारी यूनिट 2 चल रही है एलिमेंट्री क्वांटम मैकेनिक्स, और इसमें जो हमारा आज टॉपिक चलेगा वो चलेगा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो आज हम बात करेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में कि ये क्या होता है। तो इसमें क्या होता है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वो होता है फोटो इलेक्ट्रिक जब किसी मेटल पर हाई फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन डालते हैं तो मेटल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या हो जाते हैं, इमिट, वो बाहर निकल आते हैं। कैसे, एक बार इधर देखो, ये कोई मेटल है, यहाँ क्या हो गई, ये मेटल। तो इसमें हमें पता है मेटल में क्या होता है, एटम में क्या होते हैं, न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन। न्यूक्लियस के चारों तरफ ही तो होते हैं ना इलेक्ट्रॉन। तो इसमें ये मान लो इलेक्ट्रॉन, मेटल में क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन। तो इस पे मेटल पर जब ये रेडिएशन डाली जाएगी, हाई फ्रीक्वेंसी वाली रेडिएशन, तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन जो है इमिट हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, बाहर निकल आएंगे। किससे, मेटल से। एक बात और, ये हमें पता है, ये जो रेडिएशन है, ये जो एनर्जी है, एनर्जी रेडिएशन लाइट, ये एक बार हमने पढ़ा था, ये वेव में होती है ना। किसी ने बताया वेव में होती है, किसी ने बताया पार्टिकल में होती है। ये तो हमने पढ़ा था। कोई तो बताता है कि ये वेव नेचर रखती है, कोई बताता है ये पार्टिकल नेचर रखती है, किसी ने बताया ये वेव और पार्टिकल दोनों रखती है ना। ये तो बताया था। तो ये जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है पॉसिबल तभी होगा जब ये रेडिएशन एनर्जी लाइट क्या रखेंगी, पार्टिकल नेचर। क्या रखेंगी, पार्टिकल नेचर एज ए फोटोन वर्क करेंगी, तभी ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पॉसिबल है। क्लियर। तो क्या है, इसमें क्या बताया, ये जो रेडिएशन है ये फोटोन की फॉर्म में है। किसमें है, फोटोन की फॉर्म में है। तो ये जो फोटोन इस पे पड़ेंगे मेटल पे, तो फोटोन की अपनी एनर्जी होती है, वो अपनी एनर्जी फोटोन किसको दे देगा, इलेक्ट्रॉन को। तो इलेक्ट्रॉन में इतनी एनर्जी आ जाएगी, मतलब वो इतना पावरफुल हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन जो है वो जो एटम है उससे बाहर निकल जाएगा, बाहर निकलने के लिए एप्लीकेबल हो जाएगा या योग्य हो जाएगा। तो हमें पता है, हमने ये बात पढ़ी है, शुरू से पढ़ते आ रहे हैं। एटम में न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के चारों तरफ ये इलेक्ट्रॉन ही तो रहते हैं। और ये इसके चारों तरफ क्यों रहते हैं, ये न्यूक्लियस के अट्रैक्शन के कारण। न्यूक्लियस ना अपने अट्रैक्शन के कारण, अपने आकर्षण से इन्हें क्या करते रखा है, बांधे रखता है। अपने अट्रैक्शन के कारण इन्हें अपने पास रखता है या बांधे रखता है। तो जो ये फोटोन है, फोटोन इलेक्ट्रॉन को इतनी एनर्जी प्रोवाइड कर देते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है इसके आकर्षण को, यानी इसके अट्रैक्शन को, न्यूक्लियस के अट्रैक्शन को क्या कर देंगे, तोड़ने के एप्लीकेबल हो जाता है, योग्य हो जाता है। इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के इससे एनर्जी प्राप्त करके, इससे एनर्जी लेके प्रोवाइड करके, किससे, फोटोन से। फोटोन जब इसे एनर्जी दे देगा इलेक्ट्रॉन को, तो इसमें इतनी एनर्जी आ जाएगी कि न्यूक्लियस के जो अट्रैक्शन से क्या हो जाएगा, छूट जाएगा, बाहर निकल जाएगा, एक्सप्लोशन हो जाएगा, उत्सर्जित हो जाएगा। क्लियर। तो यही क्या होता है, ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है। तो एक बात क्या, जितने भी ये हमें पता है, ये वेव जो है, ये जो रेडिएशन आ रही है फोटोन की फॉर्म में आ रही है, तो हर एक फोटोन हर एक इलेक्ट्रॉन को क्या देगा, अपनी एनर्जी देगा, जो कि मेटल में है। तो इस हिसाब से जितने भी फोटोन होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, इमिट हो जाएंगे। क्लियर। एक बार ये डेफिनेशन देख लेते हैं, वो चीज यहाँ लिखी है जो हमने अभी यहाँ समझी है। तो क्या है, व्हेन ए हाई फ्रीक्वेंसी रेडिएशन हिट्स द सरफेस ऑफ द मेटल, सो इलेक्ट्रॉन्स आर इमिटेड फ्रॉम द सरफेस ऑफ द मेटल। दिस फिनोमेनन इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ये तो पढ़ा था। ये मेटल है, मेटल पे जब हाई फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन डलेगी, तो रेडिएशन जब डलेगी इस पे इलेक्ट्रॉन से टकराएगी, तो इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, बाहर इमिट हो जाएंगे, निकल जाएंगे।
तो इसे हिंदी में ये है, इंग्लिश में ये, जब कोई उच्च आवृत्ति वाली रेडिएशन धातु की सतह पर टकराती है तो धातु की सरफेस से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो जाते हैं। अब आप इसे नोट करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर इसके बारे में हम कुछ पॉइंट समझते हैं। क्लियर करो, स्क्रीनशॉट लो। तो बच्चा अब हमारे ये कुछ पॉइंट्स हैं, इन्हें और हम पढ़ेंगे तो ये हमें और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। क्लियर तो हो गया, लेकिन फिर भी कुछ पॉइंट्स हैं, उन्हें हम पढ़ लेते हैं। तो इसमें पहला पॉइंट है, वो क्या कहता है, व्हेन द फोटोन कोलाइड विद द इलेक्ट्रॉन ऑफ द मेटल इट गिव्स इट्स एंटायर एनर्जी टू द इलेक्ट्रॉन। जब ये फोटोन मेटल से टकराता है तो ये अपनी पूरी एनर्जी जो है इलेक्ट्रॉन को दे देता है। ठीक है, प्रोवाइड करा देता है अपनी एनर्जी। फोटोन के पास भी तो होती है अपनी एनर्जी, वो फोटोन अपनी एनर्जी इलेक्ट्रॉन को दे देता है। तो क्या होता है फिर, by getting this energy the electrons becomes capable that it breaks the attraction of the nucleus and separate from the atom। तो जो हम इलेक्ट्रॉन है वो फोटोन से एनर्जी प्रोवाइड कर लेता है, तो क्या होता है, तो इसमें इतनी वो आ जाती है, ये इतना कैपेबल हो जाता है कि ये न्यूक्लियस के अट्रैक्शन से बाहर निकल आता है या सेपरेट हो जाता है, निकल के न्यूक्लियस के अट्रैक्शन को तोड़ देता है, या कुछ भी मान लो, उससे ये क्या हो जाता है, इमिट हो जाता है, छूट जाता है। तो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाता है। क्लियर हो गया होगा बच्चा। नोट्स भी आपको मिल जाएंगे, ऐसी बात है नोट्स नहीं मिलेंगे, नोट्स भी मिलेगा, लेकिन आपको पढ़ना तो पड़ेगा। थोड़ा बहुत समझ लोगे तो आपको नोट्स भी समझ आ जाएंगे। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो, ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। और हमें ये बात भी पता है, अभी हमने पढ़ी थी, जो प्रत्येक फोटोन है वो एक एक इलेक्ट्रॉन को क्या कर सकता है, इमिट कर सकता है। ये जितने भी फोटोन है, एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन को इमिट करेगा, दूसरा फोटोन दूसरे इलेक्ट्रॉन को इमिट करेगा। तो हर एक फोटोन हर एक इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, अपनी एनर्जी प्रोवाइड करा देगा। तो इसलिए हर एक इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, इतना कैपेबल हो जाएगा उसके न्यूक्लियस के अट्रैक्शन को तोड़कर या उससे हटकर कैसे भी क्या हो जाएगा, उत्सर्जित हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। क्लियर बच्चा। तो हम थोड़े से पॉइंट्स और हैं, वो और पढ़ेंगे इसके बारे में। ये तो नोट कर लिया होगा बच्चा। तो देखो ये वाले पॉइंट, ये वाला जो पॉइंट है, एक ये वाला है। तो देखो, रेडिएशन ऑफ एवरी फ्रीक्वेंसी कैन नॉट कॉजेज इलेक्ट्रॉन्स टू बी इमिटेड फ्रॉम एवरी मेटल सरफेस। प्रत्येक फ्रीक्वेंसी, एवरी फ्रीक्वेंसी जो है वो मेटल से, जो कोई प्रत्येक फ्रीक्वेंसी जो है वो मेटल से इलेक्ट्रॉन को क्या नहीं कर सकती, इमिट नहीं कर सकती, उत्सर्जित नहीं कर सकती। तो बच्चा, फॉर दिस ए सर्टेन फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन इज रिक्वायर्ड व्हाइल कैन इमिट इलेक्ट्रॉन which can emit electron from the surface. This frequency is known as threshold frequency। ठीक है, तो हमें क्या जरूरत पड़ेगी, एवरी फ्रीक्वेंसी कैन नॉट कॉज इलेक्ट्रॉन टू बी इमिटेड। तो प्रत्येक फ्रीक्वेंसी जो है इलेक्ट्रॉन इमिट, एटम से इलेक्ट्रॉन क्या नहीं कर सकती, मेटल से इमिट नहीं कर सकती। तो उसके लिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है, एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी के, एक एग्जैक्ट फ्रीक्वेंसी के। ये फ्रीक्वेंसी, इतनी फ्रीक्वेंसी क्या कर सकती है, इलेक्ट्रॉन को इमिट कर सकती है या उत्सर्जित कर सकती है। तो वो कम से कम जो न्यूनतम एनर्जी है वो कौन सी है, फ्रीक्वेंसी है, वो है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। उसको क्या बोलते हैं हम, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी या देली आवर्ती, उसको देली आवर्ती भी बोलते हैं। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। इसमें क्या है, रेडिएशन ऑफ एवरी फ्रीक्वेंसी, एवरी जो रेडिएशन है ये एवरी फ्रीक्वेंसी कैन नॉट कॉजेज इलेक्ट्रॉन टू बी, के किसी भी प्रकार की प्रत्येक फ्रीक्वेंसी क्या नहीं कर सकती, इलेक्ट्रॉन को एटम से इमिट नहीं कर सकती। उसके लिए कैसी फ्रीक्वेंसी की जरूरत पड़ती है, एक एग्जैक्ट फ्रीक्वेंसी की, एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी की जरूरत पड़ती है, जो मेटल से एटम से क्या करे, इलेक्ट्रॉन को इमिट कर दे, उत्सर्जित कर दे। तो उस न्यूनतम से न्यूनतम एनर्जी को, फ्रीक्वेंसी को हम क्या बोलते हैं, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। आई होप क्लियर हो गया होगा। ये पॉइंट दोनों आप नोट करो। हाँ, एक बात हो, इट इज रिप्रेजेंट बाय न्यू नोट। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं, न्यू नोट से। एक बार स्क्रीनशॉट लो। तो बच्चा, ये जो हमारा अगला पॉइंट है ये क्या कहता है, एक बार देखो, फॉर ऑल एल्कलाई मेटल्स, इसको हिंदी में क्षारीय धातु क्या बोलते हैं, क्षारीय धातु। ओनली लो फ्रीक्वेंसी रेडिएशन कैन वर्क व्हाइल अदर मेटल्स लाइक जिंक, कोबाल्ट, ग्लास एक्सेट्रा रिक्वायर्ड हाई फ्रीक्वेंसी अल्ट्रावायलेट लाइट। ये क्या कहता है, जो एल्काली मेटल्स हैं वो जो है कम, उनको कम रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी में ही काम हो जाता है।
ठीक है, क्या इन्हें कम फ्रिक्वेंसी की रेडिएशन ही चाहिए होती है। पर वाइल अदर मेटल्स लाइक जो दूसरे मेटल्स है लाइक जिंक हो गया, कोबाल्ट हो गया, गिलास हो गया, तो इनके लिए क्या किसकी जरूरत पड़ती है, हाई फ्रिक्वेंसी की अल्ट्रावायलेट लाइट की क्या होती है, आवश्यकता होती है। तो इसमें क्या है, जो अल्कली मेटल्स है उनको जो लो फ्रिक्वेंसी रेडिएशन में भी काम कर सकती हैं, ठीक है। लेकिन जो अदर मेटल्स हैं लाइक जिंक हो गया, कोबाल्ट हो गया, गिलास हो गया, इनके लिए कैसी फ्रिक्वेंसी की जरूरत होगी, नीड होगी, हाई अल्ट्रावायलेट लाइट फ्रिक्वेंसी की। मीन हर अलग अलग मेटल के, वो मेटल पर डिपेंड करता है कि किस मेटल के लिए कितनी फ्रिक्वेंसी की नीड होगी। क्लियर। ये अगर ये है अल्कली मेटल्स है, उन्हें तो जो है लो फ्रिक्वेंसी में भी वर्क करते हैं, ये कौन, अल्कली मेटल्स। और जो ये है हमारे अदर मेटल्स, जैसे हो गया जिंक हो गया, हमारा कोबाल्ट हो गया, गिलास हो गया, वो हाई फ्रिक्वेंसी अल्ट्रावायलेट लाइट। इट डिपेंड्स ऑन मेटल्स, ये मेटल्स पर डिपेंड करता है कि तुम किस तरह की धातु ले रहे हो। आई होप क्लियर हो गया होगा ये पॉइंट, एक बार नोट करो। तो बच्चा एक पॉइंट हमारा ये देखो, आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो आइंस्टाइन ने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए 1905 में क्या दी, एक इक्वेशन दी, और उस इक्वेशन को फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इक्वेशन या समीकरण बोला गया। तो इसमें उन्होंने क्या कहा, उन्होंने क्या, मान लो जो ये मेटल है, मेटल की सरफेस से इलेक्ट्रॉन निष्कासित या एक्सक्लूशन करने के लिए जो ये फ्रिक्वेंसी है कितनी मानी गई, न्यू जीरो। इन्हें फ्रिक्वेंसी को कितना मान लिया, न्यू नॉट। ठीक है, मेटल की सरफेस से इलेक्ट्रॉन को एक्सक्लूशन करने के लिए, निष्कासित करने के लिए जो ये रेडिएशन है, इनकी जो फ्रिक्वेंसी है वो कितना मान लिया, न्यू नॉट। और न्यू नॉट क्या होता है, हमें पता है, हमने पढ़ा है, देली आवर्ती या थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी। ये तो फोटोन एनर्जी कितनी होगी, हमने पढ़ा था E = h न्यू है, ये हमने पढ़ रखा है। तो जब हम इसको न्यू नोट मान लेंगे, रेडिएशन को फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी मान लेंगे रेडिएशन को, तो हमारी फोटोन एनर्जी कितनी हो जाएगी, E = h न्यू नॉट। तो हमारी क्या आ जाएगी, ये E = h न्यू नॉट। इसको मान लेंगे हम इक्वेशन फर्स्ट। इन इक्वेशन से हमारी क्या निकलेगी, आइंस्टाइन की ने जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए 1905 में इक्वेशन दी थी, वो हमारी इक्वेशन निकल जाएगी। आई होप आपको ये भी क्लियर हो गया होगा। इस पॉइंट को नोट करो, स्क्रीनशॉट लो, फिर हम अगले पॉइंट पे चलते हैं। तो बच्चा अब हमारा ये नेक्स्ट पॉइंट देखो, इसमें ये क्या कहता है, सपोज द फ्रीक्वेंसी ऑफ एनी रेडिएशन फॉलिंग ऑन द सरफेस ऑफ द मेटल इज न्यू विच इज मोर देन थ्रेशोल्ड एनर्जी। ठीक है बच्चे, थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या है, देली आवर्ती। तो इसमें पॉइंट क्या कह रहा है, ये जो हमारी मेटल ली थी हमने, तो इस पे हमने जो ये रेडिएशन डाली थी, रेडिएशन जो डाली थी, ये हाई फ्रिक्वेंसी थी, हाई फ्रिक्वेंसी की रेडिएशन थी। क्या थी, हाई फ्रिक्वेंसी रेडिएशन। इनको क्या नाम दिया था, न्यू। हाई फ्रिक्वेंसी रेडिएशन जो थी, इनको क्या नेम दिया था, न्यू। जो न्यू है, ठीक है, और जो हमारी थ्रेशोल्ड एनर्जी है वो क्या है, न्यू जीरो। तो न्यू जीरो क्या है, वह फ्रिक्वेंसी है जो इलेक्ट्रॉन के एक्सक्लूशन के लिए, यानी इलेक्ट्रॉन के निष्कासन के लिए कम से कम क्या फ्रिक्वेंसी है। इलेक्ट्रॉन के जो निष्कासन के लिए, एक्सक्लूशन के लिए जितनी हमें फ्रिक्वेंसी की जरूरत होती है, वो क्या हमारी थ्रेशोल्ड एनर्जी, न्यूनतम से न्यूनतम फ्रिक्वेंसी जो है वो है थ्रेशोल्ड एनर्जी। तो थ्रेशोल्ड एनर्जी जो है, जब न्यूनतम से न्यूनतम फ्रिक्वेंसी है और ये हाई फ्रिक्वेंसी है, हमने माना था ना इसमें, तो ये क्या हो गई, ये इससे ज्यादा हो गई, बड़ी हो गई, न्यू। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट, दस द न्यू frequency radiation impart energy to the electron slightly more than that required remover for its। तो क्या होगा, हमें पता ही है न्यू जो है, न्यू नोट से क्या है, हाई एनर्जी है। हमें पता है जब रेडिएशन ये हमने डाली थी इस पे मेटल पे, तो हाई फ्रिक्वेंसी रेडिएशन थी, इनको हमने क्या नाम दिया था, न्यू। तो इसकी एनर्जी इतनी ज्यादा है, इसकी तो न्यूनतम से न्यूनतम एनर्जी है, मिनिमम से मिनिमम एनर्जी कितनी चाहिए होगी हमें इलेक्ट्रॉन के एक्सक्लूशन के लिए, न्यू जीरो। तो इसकी कितनी है, ज्यादा है। तो इसमें जो थोड़ी सी एनर्जी है न्यू जीरो की, कुछ एनर्जी तो इलेक्ट्रॉन के एक्सक्लूशन में काम आ जाएगी, यानी इलेक्ट्रॉन को बाहर कर देगी, इलेक्ट्रॉन के एक्सक्लूशन में काम आ जाएगी। फिर भी उसके पास कुछ एनर्जी तो बचेगी, क्योंकि हमें न्यू जीरो एनर्जी चाहिए इलेक्ट्रॉन को
एक्सप्लोशन करने के लिए, किससे, मेटल से। तो मेटल से इलेक्ट्रॉन तो एक्सप्लोशन हो जाएगा, लेकिन उसके बाद भी जब ये न्यू है उसके बाद भी न्यू टाइप के रेडिएशन इस पर डलेगी, तो उसके बाद भी इसमें क्या बचेगा, एनर्जी बचेगी। तो जो बाकी बची हुई एनर्जी है वो क्या करेगी, इलेक्ट्रॉन को वेलोसिटी यानी काइनेटिक एनर्जी क्या कर देगी, प्रदान कर देगी या दे देगी। जो तो हमारी जो होगी काइनेटिक एनर्जी वो क्या होगी, तो काइनेटिक एनर्जी हमारी क्या होगी, ये हमें पता है, ये 12mv²। ठीक है बच्चा, तो इसमें ये पॉइंट लिखे हैं, थस न्यू फ्रीक्वेंसी रेडिएशन इम्पार्ट एनर्जी टू द इलेक्ट्रॉन स्लाइटली मोर देन दैट रिक्वायर्ड रिमूव फॉर इट्स। इन दिस एनर्जी थ्रेशोल्ड एनर्जी h0 will be useful in the expulsion of electron, and in addition to this the remaining energy will be provide kinetic energy 12mv²। तो जो कुछ एनर्जी तो न्यू की, कुछ एनर्जी तो इलेक्ट्रॉन को एक्सप्लोशन करने में यूज हो गई, और जो बची एनर्जी थी उसने इलेक्ट्रॉन को क्या प्रोवाइड कर दिया, काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, कुछ एनर्जी। क्लियर। अब क्या होगा, अब यहाँ देखो, अब यहाँ लिखोगे अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन क्वांटम प्रिंसिपल। तो ये हमें पता है, ये एच न्यू क्या है, एच न्यू वो हमने सिंपल वाली ये हाई फ्रिक्वेंसी जो मानी थी न्यू, इसको हमने क्या नाम दिया था, एच न्यू। तो ये क्या हो गया, न्यू एनर्जी, ये वाली सिंपल वाली। और क्या करेंगे, एच न्यू नोट क्या है, थ्रेशोल्ड एनर्जी हो जाएगा, और ये हमारी काइनेटिक एनर्जी हो गई। क्लियर। अब यहाँ क्या होगा, 12mv² हम इधर ले लेंगे, इसको इक्वेशन 2 मान लेंगे। तो ये 12mv² हम इधर ले लेंगे, तो क्या हो जाएगा, जब 12mv² इधर ले लेंगे तो h यहाँ है, h यहाँ, तो h यहाँ ले लिया, तो क्या बचा हमारा, न्यू नोट। तो ये हमारी इक्वेशन आ गई, इक्वेशन 3। तो ये जो इक्वेशन 3 हो गई, ये आइंस्टाइन का फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वाली इक्वेशन हो गई। क्या, आइंस्टाइन की फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इक्वेशन या समीकरण। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। ना क्लियर हुआ होगा तो मैं बार बार बोलती हूँ, वीडियो एक बार जरूर देखें, आपको ये क्लियर हो जाएगा। इजी सा टॉपिक है, कुछ ज़्यादा है नहीं है इसके अंदर, इजी सा टॉपिक है, थ्योरेटिकल पोर्शन ज़्यादा है, तो इसलिए हमें क्लियर भी जल्दी हो जाता है। तो एक बार ये पॉइंट्स को आप ध्यान से घर पे भी देख लिया करो। कल फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। आज हमारा ये टॉपिक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कंप्लीट हो गया। तो ध्यान से पढ़ा करें, वीडियो भी ध्यान से देखा करें, और उसके बाद एक बार कॉपी पेन लेके प्रैक्टिस ज़रूर किया करें, तो आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ आ जाएगा। आई होप आपको आज की वीडियो में सब कुछ क्लियर हो गया होगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही।